हमारा आज का टॉपिक है बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर पूरे से एक्सप्लेन कर दिया था। हिंदी में इनको क्या समझ में आया? वसूली क्या होता है, वापस सुनो ध्यान से कि जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म को एंड किया जाता है, उसको क्लोज करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, करना क्या है, हमें एसेट्स को सेल करना है, एसेट्स एंड लायबिलिटी को सेल करके उनसे मनी रिसीव करनी है और मनी रिसीव करके उस मनी से क्या करना है, जितनी भी हमारी लायबिलिटीज वो करना सेल पे यही हमारा काम होता है। और इसी काम को करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंडिचर कई बार उन एक्सपेंसेस को क्या कहा जाता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहा जाता है। अब इन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कैसे, इनका पेमेंट कैसे होगा? इनका पेमेंट करने का तरीका है बाय फर्म, या तो फर्म द्वारा कौन करेगा इनका पेमेंट, या तो फर्म पेमेंट करेगी, और बाय एनी पार्ट, क्या साझेदार या कोई पार्टनर क्या करेगा, इनका पेमेंट करेगा। अगर फर्म पेमेंट करेगी तो एंट्री क्या होगी, कई बच्चे गलती करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ये बात सुन लो, गलती क्या होती है, बच्चे यहाँ पर एंट्री कर देते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम से मिलता है, तो वो सीधे सीधे क्या लिख देते हैं उसको, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ऑन ये ध्यान रखना बेटा कि हमें कोई नया अकाउंट तो ओपन करना ही नहीं है। हमने तो जितनी भी एसेट्स है उन सबको रिलेशन के नाम से रख दिया, जितनी भी लायबिलिटीज अलग अलग उन सबका नाम क्या लगा दिया, रिलेशन रख दिया। हम नया अकाउंट ओपन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें आगे अकाउंट मेंटेन थोड़ी करने हैं, हमें तो हमारे पास जो अकाउंट्स है हमें उनको भी क्या करना है, सेटल करना है, हमें उनको भी क्लोज ऑफ करना है। क्लियर? तो एंट्री क्या होगी बेटा हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। क्लियर? और अगर कोई पार्टनर पे लगेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? अब ये एक्चुअल में रिलेशन अकाउंट का एक फॉर्मेट भी बनाना होता है, लेकिन इस फॉर्मेट को हम बनाना सीखेंगे उसके पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आपका जो शीट है इसके में स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में आपने सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही पूछी है, और उन जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चंस आपके 4 नंबर में आ जाते हैं, 2 नंबर या 4 नंबर में। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चंस हमारे को सॉल्व करना। एक्सक्यूज मी सर, देखिए बोलो बेटा। सर एक चीज पूछनी थी कि ये जो पार्टनर्स हैं ये मतलब कि अपनी लायबिलिटी एसेट्स को सेल करेंगे, तो पार्टनर्स जो सेल कर रहे हैं ना सर अपने लिए तो कर रहे हैं कि मतलब कि हम हमारा बिजनेस बंद हुआ है तो हम वो एसेट सेल करेंगे, तो सर वो क्यों मांगेंगे, मतलब कि ये एक्सपेंस बेटा तो एक्स्ट्रा काम भी तो कर रहे हैं ना वो। अच्छा सारे के सारे पार्टनर्स करेंगे ये काम, अगर सबके सब पार्टनर्स मिलके कर रहे होते हैं तो ये प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन 99% क्या होता है, इस काम को करने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को दे दी जाती है। अब वो व्यक्ति एक्स्ट्रा काम करेगा, कुछ ना कुछ एडिशनल वर्क कर रहा है, तो उसके लिए एडिशनल रेम्युनरेशन की डिमांड कर। सर मतलब ऐसे भी तो हो सकता है ना सर कि मतलब कि कोई भी मतलब कि ऐसे पार्टनरशिप फर्म है उसमें उसके एसेट्स हैं, तो कोई भी पार्टनर को उन एसेट्स का कोई भी अच्छा वो मिल गया, मतलब कि बायर जो उन्हें उस प्रोडक्ट के सही उस केस में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं होंगे बेटा, तो उस केस में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं होंगे। ये बेटा देखो डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप फर्म के इंटरनल पोजीशन किस तरह की है। हम क्या पढ़ते हैं, जो मैक्सिमम चीजें हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है जो बात आप कर रहे हो, मैंने ये नहीं कहा कि कंपलसरी होंगे ही होंगे, बट अगर नहीं होते हैं रिलेशन एक्सपेंसेस तो अच्छा। दूसरी बात, कोई पार्टनर मांगे ऐसा जरूरी नहीं करता है पार्टनर मांगेगा,
कहाँ लिखा है हमने कि ये पैसा किसी पार्टनर को देना है? पार्टनर को तो इसलिए देना है क्योंकि उस पार्टनर ने खर्चा किया है। सपोज करो, ध्यान से समझो कि मान लो फर्म के पास कोई मशीन है, फर्म के पास क्या है बेटा, कोई मशीन है। अब उस मशीन को सेल कर दी, जिसने खरीदी उसने कहा मेरे गोदाम तक पहुंचाओ, पहुंचाने में कुछ खर्चा आएगा? मशीन को आपके फैक्ट्री से इंस्टॉल करना पड़ेगा और जो जिसने परचेज किया उसके वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। अब अनइंस्टॉलेशन करना निश्चित रूप से किसी भी पार्टनर को तो नहीं आता होगा, या अकेले आदमी को तो उसकी बात भी नहीं होती, लेबर बुलानी पड़ेगी, उसका खर्चा होगा। तो हमने ये थोड़ी लिखा है कि पार्टनर ने पे करेगा, ये का फर्म का खर्चा है। खर्चा तो हो रहा है ना एक्चुअल में, कोई पार्टनर मांग रहा है ये तो हमने लिखा ही नहीं। पार्टनर की जेब से दे रहा है वो भी नहीं लिखा कि सब पार्टनर कह रहा है नहीं मुझे दो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो बात हमने नहीं लिखी है यहाँ पर। हमने तो क्या बात की है कि वो जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, अगर किसी पार्टनर ने कहा ठीक है अभी तो मैं मेरी जेब से देता हूँ, पूरा पैसा मुझे बाद में मिल जाना चाहिए, तो हमने उस पार्टनर को दे दिया। अगर कोई पार्टनर नहीं दे रहा है अपनी जेब से, फर्म के अकाउंट से पेमेंट कर रहा है, तो हमने फर्म के अकाउंट से डायरेक्ट खर्चा कर दिया। खर्चा तो अल्टीमेटली किसका हो रहा है? फर्म का ही होना है। क्लियर? सर सर मतलब कि अगर सपोज अगर पार्टनर का कोई खर्चा नहीं हो रहा, वो मतलब कि एसेट सेल कर रहा है लेकिन उसका कोई खर्चा नहीं हो रहा है और लेकिन उसने मांग लिया, ऐसा कैसे मांग लेगा तो बेटा? सर कभी कभार मतलब कि मैंने तो जो सेल ऐसी चीजों को हम नहीं पढ़ते हैं बेटा, वो एक्सेप्शंस हैं। तो वो जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो पागल थोड़ी ना है, वो भी तो कहेंगे नहीं ऐसे कैसे देंगे आपको, ओके है ना? चलिए आगे बात करें बेटा अपन। देखिए यस सर। चलिए बेटा हम बात करते हैं। सबके पास डीपीपी है, डीपीपी नंबर 22। आप लोगों के पास नहीं होगी, मैं यहाँ सेंड कर दूंगा, अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है? चलिए देखो बेटा, डीपीपी नंबर, अभी इसके अंदर एंट्रीज भी कंप्लीट नहीं हुई, ध्यान रखना। क्या एक काम करते हैं, पहले एंट्रीज कंप्लीट ही कर लेते हैं। चलिए लास्ट चीज है और बोर्ड देखिए, हमने रिलेशन का काम कर लिया बेटा। अब रिलेशन में हमने एसेट्स को सेल कर दिया, लाइबिलिटीज को पे कर दिया। अब जरूरी थोड़ी ना है कि आपकी बुक्स में किसी एसेट्स की वैल्यू 1 लाख है वो 1 लाख में ही बिके, वो मार्केट में बेचने पर कम ज्यादा वैल्यू हो सकती है। लाइबिलिटीज का हो सकता है पेमेंट ज्यादा करना पड़ जाए, कम करना पड़ जाए, कोई भी सिचुएशन हमारे सामने अराइज हो सकती है, तो उस केस में प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। वो प्रॉफिट या लॉस पूरा आपको रिलेशन अकाउंट के बैलेंस से पता लग जाए। अगर रियलाइजेशन में क्या हुआ है, प्रॉफिट, प्रॉफिट और रियलाइजेशन, तो उस प्रॉफिट पर अधिकार किसका है? पार्टनर्स का ही है। तो इस प्रॉफिट को क्या किया जाएगा? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। वसूली पर लाभ, क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स टू पार्टनर्स कैपिटल अप, एंट्री होगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पर ओल्ड रेशो न्यू रेशो वाली कोई बात नहीं। कैसे होगा? न्यू रेशो तो है नहीं सकता, बंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं तो न्यू रेशो थोड़ी देगा, वो जो है उसी पे खत्म कर। क्लियर? और अगर रियलाइजेशन भी क्या हो जाए बेटा? लॉस, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। कि प्रॉफिट की एंट्री लिख ली बेटा आप लोगों ने, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, क्या एंट्री होगी हमारी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्या होता है बेटा? लॉस होता है बेटा, अगर लॉस एंट्री क्या हो जाएगी फिर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर? यस सर। लिख लिया? देखो वापस मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ आपको, ताकि आपके माइंड में चीजें क्या हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए, और हमें क्वेश्चन करके एक बार ये पता लगे कि हमसे क्वेश्चन डायरेक्टली कौन सी स्टेज पे हमें पहुंचा दिया। तो जो हम स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, वो सिर्फ एंट्रीज वाले क्वेश्चन। अब एंट्रीज पढ़ के हमें समझ में आनी चाहिए कि वो एंट्रीज ने हमें कहां पर किस स्टेज की हमसे एंट्री पूछ रहा है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ध्यान से समझेंगे वापस बात को, हमने क्या क्या पढ़ा। एक सीक्वेंस, एक नंबरिंग पे हम बात को समझते हैं, एक नंबरिंग डालते हुए चीजों को समझते हैं,
ताकि आपको पता लगे कि कौन से नंबर पे हम जा रहे हैं। नंबरिंग याद रखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे पास बिजनेस के पास क्या है, एक तो एसेट्स है और एक क्या है बेटा, लायबिलिटीज। क्लियर। आपके पास बैलेंस शीट लिखी है, एसेट साइड में क्या क्या लिंक करते हैं अपन, एसेट साइड में हमें बैलेंस शीट के अंदर जो वेरियस एसेट्स दे रखी होती है उनमें से किन किन को हम रिलेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, वेरी गुड। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट बैलेंस, वेरी गुड। कैश और बैंक। लायबिलिटी साइड में क्या क्या होता है जो ट्रांसफर नहीं करते बिना देखे, बताओ। बैंक ओवरड्राफ्ट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस और पार्टनर्स का लोन। चार चीजें नहीं करते ना ट्रांसफर। तो देखो बेसिकली बात क्या है कि हमने सबसे पहले क्या किया, इन एसेट्स को ट्रांसफर किया, कहां पर, रियलाइजेशन। सबसे पहला काम हमने क्या देखा, देखो एक सीक्वेंस है, मैं बार बार आपको सीक्वेंस की बात करता हूं। हमने जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था, चाहे कहां पर सीखा था, वो एडमिशन पे, चाहे हमने कहां पर सीखा था, टेस्ट पे, मैंने उसमें भी आपको एक सीक्वेंस बताया। सीक्वेंस वो जरूरी नहीं है बिल्कुल, लेकिन सीक्वेंस अगर हम हमारे हिसाब से याद कर लेते तो हमारे लिए क्वेश्चन करना इजी हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं है आप पहले नंबर पे रिलेशन में एसेट से ट्रांसफर करोगे, आप लायबिलिटीज भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बट जब हम बार बार अलग अलग चीज करते हैं ना, तो हम मिस मैच होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। अच्छा हम हमारे दिमाग में सीक्वेंस याद रख लें ताकि हमें पता रहे सिस्टम से कि हम ये काम करें। क्लियर। हाँ, हमने क्या बात की बेटा, रिलेशन अकाउंट में सबसे पहले हमने एसेट्स को ट्रांसफर किया, सेकंड नंबर पे हमने क्या काम किया, लायबिलिटीज को हमने क्या किया, ट्रांसफर किया, कहां पर, रियलाइजेशन। सेकंड नंबर पे आप क्या करो, लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दो, रियलाइजेशन। क्लियर, कोई दिक्कत है यहां तक? दो काम करने में सबसे पहले, हाँ ये जरूर है कि आगे तीसरा काम करने से पहले ये दोनों जरूरी है। ये नहीं है कि आप ये दोनों नहीं करो डायरेक्ट थर्ड स्टेज पे आ जाओ, वो पॉसिबल नहीं। आप इन फर्स्ट और सेकंड को आगे पीछे कर सकते हो, जब पहले लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी बाद में एसेट्स कर दी, या पहले एसेट्स कर दी बाद में लायबिलिटीज कर दी, वो कर सकते हो। लेकिन सबसे पहला काम क्या होगा, इन दोनों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए, ये सबसे पहले होगा। बिना इनको ट्रांसफर सेल नहीं कर सकते, जब तक इनका नाम रियलाइजेशन नहीं होगा तो क्या नहीं कर सकते, हम इनको सेल नहीं कर सकते। क्लियर। अच्छा उसके बाद हर स्टेज पे हम क्या कर लेते हैं, सोल्ड एसेट्स इन कैश। एसेट्स को हम क्या करें, कैश में बेच, क्या करते हैं, एसेट्स को कैश में बेच सकते हैं, करते हैं हम। और फोर्थ नंबर पे क्या देख लो, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। किसी साझेदार ने क्या ले ली, कोई एसेट्स ले, देखिए ना इनके अलावा मैंने कुछ और आपको दिखाया भी नहीं होगा। जिंदगी 8 चीजें हैं, एक 7 चीजें इसमें रिलेशन अकाउंट कंप्लीट है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था रिलेशन अकाउंट आ गया तो चैप्टर 95% आ गया। रिलेशन अकाउंट आ गया तो चैप्टर कितना आ गया हमारे को, 95% हमारे को चैप्टर आ गया। ये चीज मतलब क्वेश्चन को जब हम रीड करते हैं ना तो सीक्वेंस में देखते जाओ, कुछ बचेगा ही नहीं फिर क्वेश्चन। ऑटोमेटिकली आपको पता है लिमिट देख ली है क्या है, तो कर दो, नहीं तो छोड़ देंगे। ट्रांसफर कर दिया हमने, फिर आप क्या करो, लायबिलिटीज इन कैश। हमने क्या किया बेटा, लायबिलिटीज को कैश में पेमेंट कर देते हैं। क्या करते हैं हम, लायबिलिटीज को हम कैश में पेमेंट कर देंगे। और 6 नंबर पे क्या कर देंगे हम, लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर। किसी पार्टनर ने उन लायबिलिटीज को पे करने की रिस्पांसिबिलिटी ले ली, जिम्मेदारी ले ली। किसी पार्टनर ने कह दिया सब मैं पे करूंगा, सबकी एंट्री लिखी हुई है, एसेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। कैश में पे करने की एंट्री क्या होती है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। बेचेंगे तो पैसा आएगा, बेचेंगे तो पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। एसेट्स को हम सेल करेंगे तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट, कैश और बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू
किसी पार्टनर ले ली तो पार्टनर्स कैपिटल फ्रॉम डेबिट टू एसेट्स अगर हमने क्या किया है लाइबिलिटीज को कैश में पे किया है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिया है तो पार्टनर्स कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। फोर्थ नंबर पे मैं लिख देता हूं रियलाइजेशन, सॉरी सेवेंथ नंबर पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर तो अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि या तो कैश में ही होगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या कोई पार्टनर में, काम एक ही होगा, यहाँ पर ही सारे काम हो सकते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर या तो कैश में पे होगा या कोई पार्टनर में पे होगा। और सबसे लास्ट में प्रॉफिट और लॉस और रियलाइजेशन, ये सबसे लास्ट ये 8 स्टेप्स। मैंने कहा 8 चीजें, इसके अलावा 9 चीजें भी करेंगे, हवा नहीं आएगा कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ ये 8 चीजें, ये 8 हमें पता होनी चाहिए। और मेरा कहना है कि हर क्वेश्चन में एक बार देख लो, इन 8 के ऊपर मार लो नजर, पता है 2 नहीं है फिर भी देख लो, अगर पर्टिकुलरली उसी उसको ढूंढने जाएंगे होगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो क्लियर। क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से मत चलो, हमारे सीक्वेंस के हिसाब से चलो, कुछ नहीं छूटेगा मेरी तरफ। क्लियर है बेटा, इसको लिखना चाहो तो लिख लो इसी सीक्वेंस में, नोट कर लो फटाफट सारे बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 डीपीपी नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 1 चेक करिए बेटा मेरे पास क्या लिखा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ताकि आपको बात समझ में आए। क्वेश्चन कह रहा है बेटा हमसे कि x और y दो पार्टनर, कौन कौन पार्टनर है बेटा, x और y दो पार्टनर हैं। अब आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। क्या कह रहा है, जर्नल एंट्री में पास करनी है ये मानते हुए कि एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता। दैट मींस ये मानना है हमें कि हम फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप ऑलरेडी कर चुके हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला काम है ना, तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये मानते हुए हमें क्या करना है, आगे की जर्नल एंट्रीज करना है। अब एंट्री नंबर 1 देखिए हमें क्या लिखा है बेटा, ध्यान देना। एक्स का लोन हमें दे रखा है कहां पर, लायबिलिटी साइड। लोन वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं होगा, है ना, लोन वाला तो हमने नहीं पढ़ा ना बेटा, ये पढ़ने में इसमें का काम। चलो बेटी, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, हमने अकाउंट बनाने सीखे हैं ना बेटा, सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। साझेदार के ऋण का भुगतान, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। अब समझो बात, पार्टनर्स का लोन पेमेंट करने का तरीका, दो स्थितियां होंगी, या तो फर्म गिवन लोन टू पार्टनर, फर्म में साझेदार को ऋण दे रखा है, या तो फर्म ने क्या रखा, क्या कर रखा है, साझेदार को ऋण दे रखा है, पार्टनर को लोन दे रखा है। अगर ऐसा है तो हमें कहां मिलेगा, एसेट साइड में। अगर ऐसा होगा तो पार्टनर का लोन लिखा हुआ हमें कहां मिलेगा, एसेट साइड। दूसरी स्थिति क्या है, पार्टनर गिवन लोन टू फर्म, साझेदार ने फर्म को लोन दे रखा है। अगर ये स्थिति दोनों कहां मिलेगी है, लायबिलिटी साइड में।
दोनों साइड मिल सकता है पार्टनर्स लोन। अगर एसेट साइड में पार्टनर्स लोन इसका मतलब कि फर्म ने लोन दे रखा है किसको, पार्टनर। अगर लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स लोन का मतलब है कि फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा है। खत्म हो रहा, पार्टनर नहीं, कोई पार्टनरशिप नहीं, जब कोई पार्टनर नहीं पार्टनरशिप नहीं तो उनके लोन का भी कोई मतलब नहीं। अब अगर फर्म ने दे रखा है तो रियलाइजेशन के टाइम पर वो पैसा उससे लिया जाएगा, उससे मिलेगा पैसा। अब इस चीज का रिलेशन से कोई मतलब है ही नहीं, इस चीज का रियलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं। तो इस केस में एंट्री क्या होगी, फर्म को पैसा मिलेगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। अच्छा ये पेमेंट केवल कैश में होगा, ऐसा नहीं हो सकता पार्टनर कह दे भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है तुम क्या करो, समझना कि मेरे से मशीन ले लो। हम तो जो खुद की है वही बेच रही है, हम तो जो खुद की है उन्हीं को बेच रही है। तो ये वाला केस केवल और केवल कैश में, इस कैश इस केस में वो चीजें हो सकती, फर्म को पे करना है ना, कि बार लोन किसको पे करना है, फर्म को पे करना है। तो फर्म क्या कर सकती है, पेड इन कैश, या तो उस लोन का पेमेंट कैसे करते हैं फर्म, कैश में करते। अगर कैश में पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो फर्म ये भी तो कह सकती है ना कि भाई हमारे पास ये एसेट से ले जाओ, हम क्या कह सकती है कि भाई तुम्हारे लोन के बदले ये हमारे पास रखा है या फर्म के पास डिलीवरी मैन रखी है, इसको ले जाओ, उनका सेटलमेंट इसमें, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है लिखेंगे यहाँ पर, पेड इन एसेट। अब एसेट्स में अगर पे करती है तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू बोले पढ़ने से आप रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स का तो नाम हमने बदल कर क्या रख दिया है, रियलाइजेशन रख दिया है। अब एसेट्स नहीं आएगा, अब केवल केवल क्या आएगा सब जगह, रियलाइजेशन। एंट्री क्या होगी हमारी, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कंप्लीट पार्टनर्स का पेमेंट करना ही करना है, हमें दिमाग लगाना नहीं है इसको। निश्चित रूप से क्या किया जाएगा, उसको पेमेंट किया है। क्लियर, ये सबने अब पढ़ के बताओ, देखें एक बार मुझे डीपीपी नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 1 एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 का 1 क्वेश्चन नंबर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन ना, फर्स्ट में एंट्री क्या होनी चाहिए, कोई बात नहीं सोचिए और कोशिश कीजिए समझने की क्या होनी चाहिए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में लिखा क्या है कि एक पार्टनर है कौन, एक्स, और हमें बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में 40,000 रुपए का उसका लोन का अकाउंट शो कर रहा है, लाइबिलिटी साइड में शो कर रहा है। इसका मतलब फर्म ने ले रखा है उससे लोन, फर्म को क्या करना है, उसको पेमेंट करना है। और फर्म ने क्या किया उसके लिए, उसने एक्सेप्ट कर ली फर्म के अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स की वैल्यू 60,000 थी, हमको 20,000 का लॉस होगा, हो जाएगा, वो दिक्कत वाली बात है, वो सब रियलाइजेशन में क्या होगा, एडजस्ट होगा। और वैसे भी फर्म को यहाँ पर लॉस होने का कोई सवाल है ही नहीं, तो नहीं है क्योंकि ये एसेट क्या है, अनरिकॉर्डेड, बैलेंस शीट में तो है ही नहीं है। ये तो एसेट जितने में भी जारी है, फर्म की बैलेंस शीट में क्या है, फर्म को प्रॉफिट। तो कितने में जारी है एसेट, 40, पेमेंट हो रहा है। तो लोन का पेमेंट टाइम हो रहा है ऐसे, लोन का पेमेंट टाइम हो रहा है ऐसे। एंट्री मैंने अभी बताई थी, क्या हो जाएगी बेटा एंट्री हमारी यहाँ पर, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन से अमाउंट लगा था 40,000। क्या, अब चलिए सारे बच्चे इसके ट्रांजैक्शन नंबर बी पढ़ो, क्या लिखा है बेटा ट्रांजैक्शन नंबर बी के अंदर, इसी का ट्रांजैक्शन नंबर बी, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। रमन एक क्रेडिटर है और वो क्रेडिटर कितने का है बेटा, 25,000, ध्यान रखना। रमन, ये हो गया बेटा कॉपी कैसा, हमें क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं।
रमन क्या है, हमारा एक क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब लाइबिलिटी हुआ कि नहीं हुआ, क्रेडिटर है इसका मतलब क्या है, वो हमारी लाइबिलिटी। हमें उसको पैसे कितने दे रहे हैं, 25,000 उसको पेमेंट करने दे। आगे लिखा है कि उसने एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर ले लिया, कितने का, देखो 18,000 का था। कंप्यूटर था, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर का 18,000। अब रमन ने जो कंप्यूटर ले लिया 10% डिस्काउंट कैसे है। लिया है, 10% डिस्काउंट, मतलब 18,000 में से 1800 लेस कर देंगे, 18,200 का पेमेंट एक्सेप्ट किया है उसने। यही बात समझ में, यस सर। डाउट है, फिर सिंपल सी बात है, रमन को 25,000 दे दे, उस 25,000 के लिए तो उसने क्या किया, एक तो 18,000 का तो उसने था हमारे पास अनरिकॉर्डेड था वो कंप्यूटर, ठीक है, लेकिन उस 18,000 का उसने 18,000 में नहीं लिया, 10% डिस्काउंट पे डिस्काउंट। एक्चुअल में रमन के हिसाब से उस कंप्यूटर की वैल्यू कितनी हुई, 16,200। बैलेंस कितना बचा, 1,800 बचे। एक तरफ यस सर। रेशियो हो रहा है, लाइबिलिटीज का पेमेंट कैसे हो रहा है, ऐसे लाइबिलिटीज का पेमेंट कैसे हो रहा है बेटा, एसेट से। बताई थी आपको ये बात कि अगर लाइबिलिटीज का पेमेंट कैसे होता है, एसेट से, तो उसकी तो कोई एंट्री करते नहीं है, ये 60,200 की तो कोई एंट्री होगी नहीं। आई क्या लिखा, रिमेनिंग बैलेंस जो है रमन का, वो हमें क्या करना है, कैश में पे करना है, तो मतलब लाइबिलिटीज का पेमेंट हम कैश में कर रहे हैं, रिमेनिंग बैलेंस बचा रमन 8,800, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अकाउंट डेबिट टू कैश, कैसे होगी बेटा, 8,800, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को समझने की बात। हाँ बोलो बेटा, सही समझ में नहीं आया, क्या नाम से, सी पॉइंट में क्या लिखा है, देखो सुधीर, अब वो एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, ध्यान से समझना, अब कौन है, सुधीर, सुधीर क्या है बेटा, ये क्रेडिटर है, क्या है ये हमारी लाइबिलिटी हो गया, क्रेडिटर का हो गया हमारा लाइबिलिटी, और कितने से क्रेडिटर है ये, 40 से। अब आगे क्या लिखा है, इससे आगे नहीं लिखा है कि उसने एक 25,000 का व्हीकल था जो उसने 20,000 में ले लिया, हमारे पास एक क्या था, व्हीकल था, और इस व्हीकल की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 25,000, और इस 25,000 के व्हीकल को इसने कितने में ले लिया, 20,000। ये तो क्या माना कि मुझे कितने पैसे मिल गए, 20,000, 20,000 मिल गए, फिर क्या माना, मुझे 20,000 रुपए मिल गए, और रिमेनिंग पेमेंट उसको कैसे करना पड़ा बेटा, कैश में, रिमेनिंग पेमेंट बचा कितना, इसी बचा 20,000, सारे जानने से पेमेंट तो कितने का हुआ है, 20 का ही हुआ है, अभी बैलेंस कितना बच रहा है, 20,000 का बैलेंस बच रहा है, एंट्री हो जाएगी उसके लिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू, ऐसे, हाँ आगे लिख, खाली खाली धीरे जो चल रहा है 20,000 रुपए के बदले, एक सेकंड ओके, नहीं सुनो, हाँ सही कह रहे हो, उसने 25,000 के पेमेंट के बदले फिर 20,000 का रिटर्न लिया, 20,000 का था और पेमेंट कितना कर दिया हमने उसको, 25,000, हमने उसको कहा भैया हमारे पास में व्हीकल है और ये व्हीकल हम तेरे को 25,000 में देंगे, नहीं तो तेरे पैसे डूबेंगे, उसने कहा ठीक है जो आ रहा है वो बिल्कुल सही कहा है, 20,000 का व्हीकल उसने कितने में लिया है, 25, गलत बात है, हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा बेटा,
15,000 हाँ सही, ठीक है। आगे देखिए डी पॉइंट में, देखिए बेटा क्या लिखा है, ध्यान दो। एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी है कितने की, 30,000, काय के लिए, डिस्काउंटेड बिल्स, क्लियर। ये साथ में क्या लिखी है, बट नॉट मैच्योर, और मैच्योर होगा हमने हमसे कह दिया पेमेंट नहीं किया, अभी नहीं ट्रांसफर करने वाली बात थी, वो से पहले क्या कर दी थी। अभी क्या लिख रहा है, या तो पेमेंट किया ही नहीं है, जब पेमेंट ही नहीं किया तो एंट्री भी नहीं होगी। एक चीज यहां पर समझो, यहां पर लिखा है कंटिंजेंट लाइबिलिटी, आकस्मिक देय, लिखा बेटा यहां पर कंटिंजेंट लाइबिलिटी, आकस्मिक देय। अब थोड़ा सा बात को समझो, हमने 11th क्लास के अंदर बैलेंस शीट बनानी सीखी थी, और उस बैलेंस शीट में आपने सीखा होगा, नहीं सीखा है, अब सुन लो ध्यान से कि बैलेंस शीट में हम जो लाइबिलिटी शो करते हैं, कहां शो करते हैं, लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं, कैसी बात है। लेकिन कंटिंजेंट लाइबिलिटीज को कहां शो नहीं किया जाता है, बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं किया जाता। आकस्मिक दायित्वों को चिट्ठे के अंदर नहीं दिखाया जाता है, उनको बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट के रूप में लिखा जाता है, उनको बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट के रूप में लिखा। तो क्योंकि लाइबिलिटी से कुछ शो है नहीं, कंटिजेंट का मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये ध्यान रखना। लाइबिलिटीज को हमेशा कहां शो किया जाता है, कंटिजेंट लाइबिलिटीज को बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट। और यहाँ पर हमें क्या लिखा है, लाइबिलिटी कौन सी, कंटिजेंट, और उसका पेमेंट भी नहीं किया, इसलिए हमने उसकी एंट्री भी नहीं की। लेकिन अगर ये लायबिलिटी कौन सी होती, तो बैलेंस शीट के अंदर होती, चाहे क्वेश्चन में लिखता है अभी तक हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो भी उसका पेमेंट करना पड़ता, ठीक है ना। इसका हमने क्यों नहीं किया यहाँ पर अभी तक, क्योंकि ये बैलेंस शीट के अंदर थी भी नहीं, पेमेंट भी नहीं किया, तो ना तो कोई प्रॉफिट है ना कोई, क्लियर। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, की पॉइंट में देखो क्या लिखा है, एक फर्नीचर है फर्म के पास कितने का, 20, और गुडविल कितने की है, 30, तो बैलेंस शीट में शो कर रही है। लेकिन आगे ये लिखा है इसके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बिकी की नहीं है, इंफॉर्मेशन है। अगर ये एसेट्स बिक जाती तो निश्चित रूप से क्या होते भाई, ये बिकी नहीं, अब बिकी नहीं तो मतलब कोई तो पैसा आएगा, क्लियर। यहाँ भी क्या हो जाएगी बेटा, ये भी रियलाइजेशन टाइम डेबिट क्लियर। डाउट, अब सारे बच्चे एक नोट डालो पहले, सर बोलो बेटा। सर ये लास्ट वाला समझाने के लिए भी मैं एक नोट लिखा रहा हूँ, वो लिखो, उसके बाद समझ में आ जाएगा बेटा, एक नोट डालो। If no information is given, if no information is given regarding disposal of any asset, regarding disposal any asset, then it is assumed, that particular asset, that particular asset is remained unsold, that